आज हम देखेंगे आपका गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन। तो गॉस थ्योरम की फर्स्ट एप्लीकेशन है ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू या अराउंड एनी इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो एक इनफाइनाइट लॉन्ग तार है, मान लो उसमें आपका चार्ज भी है, आपका चार्ज्ड वायर होगा आपका। तो उसके अराउंड आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ता है। इसमें मतलब डायग्राम अगर मैं बताऊँ आप लोगों को तो कुछ इस तरीके से एक तार है आप लोगों का, इनफाइनाइट लॉन्ग है, ठीक है। इसमें चार्ज है आपका। तो अगर किसी जगह आपका चार्ज होता है तो उसके अगल बगल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका। तो वह वही चीज़ है, आपका तार है उसमें चार्ज है तो इसके अराउंड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो आपको निकालना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। देखो अभी तक हमने क्या देखा था ना, कहीं एक सिंगल चार्ज अगर होता है पॉइंट चार्ज, तो उसके बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने दे रखा है, वो होता है 1/4πε0 Q/r स्क्वायर। तो ये चीज़ तो हमें पता है, लेकिन अब क्या है, देखो हमने कल क्या पढ़ा था, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था। उसमें हमने कहा था कि कंडक्टर का शेप अलग अलग होता है, हमेशा पॉइंट चार्ज के फॉर्म में नहीं होता है, कभी लीनियर हो सकता है, कभी प्लेन के फॉर्म में हो सकता है, कभी आपका गोल आपका या स्पेरिकल क्यूबिकल कैसा भी शेप हो सकता है आपका। तो अभी जो ये चार्ज का जो शेप आ गया, ये कैसा आ गया, वायर के फॉर्म में है। वायर में आपका पूरा का पूरा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है आपका, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों का। तो हम पहले क्या कहेंगे ना आप लोगों का, कि मान लो जो ये तार है, इसमें जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है आपका, पूरे तार में एकदम यूनिफॉर्मली आपका इक्वली या कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है आपका। और इसकी जो डेंसिटी है आपका, क्योंकि ये एक लेंथ है आपका, तार एक लेंथ है, तो इसकी जो डेंसिटी होगी उसको कहोगे आप लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसकी चार्ज डेंसिटी को क्या कहोगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और उसको दिखाते हैं हम क्या, लेमडा से। तो कह लेना आप लोग की लेमडा इसकी क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब अगर इसके एल लेंथ पर, इसकी एल लेंथ पर, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो एल है, और एल लेंथ पर क्यू चार्ज है, एल लेंथ में कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, तो 1 मीटर में कितना होगा, क्यू अपॉन एल। तो लेमडा का मतलब ही होता है आपका कि 1 मीटर पर कितना होता है आपका, तो क्यू अपॉन एल। तो ये याद रखना आपका। तो लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। हमने क्या कहा कि एक वायर है आपका इनफाइनेटली लॉन्ग, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है, इसकी एल लेंथ पर क्यू चार्ज है, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन एल। ये प्रीवियस जो सेशन चला था उसमें हमने क्लियर किया था आपका। तो यहाँ पर से आपका Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू आ जाएगा लेमडा इंटू एल। इसको कहता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब अगर आपको कहीं पर भी क्यू दिखाई देगा तो उसकी जगह आप लेमडा एल पुट कर सकते हो आप लोगों का। अब क्या करते हैं ना, हमें करना क्या है, हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब यहाँ तो हम लेमडा क्यू की बात चल रही है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कहाँ पर निकालना है। मान लो हमको इस पॉइंट पर, ये अराउंड यहाँ पर है, इस पॉइंट का नाम मैंने पी दे दिया, हमें इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है या हमको गॉस थ्योरम लगानी है, तो गॉस थ्योरम तब लगती है जब हमारे पास एक क्या होता है, क्लोज्ड सरफेस होता है आपका। तो अब पी पॉइंट पर कोई क्लोज सरफेस नहीं है, पी तो खाली एक सिंगल पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक क्लोज सरफेस कंस्ट्रक्ट करेंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे एक, ठीक है। और वो गॉसियन सरफेस का जो साइज हो गया, शेप होगा, वो करेक्ट इस तार के जैसा होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर से एक गॉसियन सरफेस आपका बनाएंगे। कैसा बनेगा वो गॉसियन सरफेस, वो गॉसियन सरफेस बनेगा एक सिलेंडर के फॉर्म में, ऐसे इक्वल दोनों तरफ से, ऊपर और नीचे एक जैसा दिखेगा आपका। तो ये गॉसियन सरफेस आपका बनेगा। तो ये बन गया आपका गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर के फॉर्म में, ठीक हो गया। तो ये बना दिया हमने क्या, एक गॉसियन सरफेस जो पी पॉइंट से क्या हो रहा है आपका, पास हो रहा है। तो पी पॉइंट से पास होने वाला एक गॉसियन सरफेस हमने पुट बना दिया आपका, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा देते हैं आप लोगों का। इलेक्ट्रिक, देखो ये प्लस तार है ना आपका, पॉजिटिव वायर है, और पॉजिटिव से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है वो क्या निकलता है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो ये जो डायरेक्शन हो गई, ये जो डायरेक्शन मैं दिखा रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ये किस चीज़ की डायरेक्शन है, ये ई की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, नीचे को भी परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ठीक हो गया। तो ये हो गया आपके पास परपेंडिकुलर आउटवर्ड ई की डायरेक्शन। अब क्योंकि देखो यहाँ पर सिलेंड्रिकल पोर्शन आपने बना रखा है, जैसे ये पेन है आपका, सिलेंड्रिकल पोर्शन हमने बना रखा है इसके अराउंड ना। तो सिलेंड्रिकल पोर्शन में 3 टाइप के फेसेस होते हैं, 3 टाइप के सरफेस होते हैं। एक क्या होता है, एक कर्व्ड सरफेस, देखो ये जो होगा ना, ये वाला, जैसे ये वाला कर्व्ड सरफेस, ये घुमा हुआ सरफेस होता है। जबकि इस साइड और इस साइड वाला सरफेस क्या होगा, एकदम प्लेन होगा आप लोगों का। तो यहाँ पर आपके 3 टाइप के पोर्शन आएंगे, मैं डिवाइड कर देता हूँ। ये पहला पोर्शन, ये दूसरा पोर्शन, और ये तीसरा पोर्शन। तो यहाँ पर आपके 3 टाइप के पोर्शन है आपका कर्व्ड सरफेस। ये जो फर्स्ट वाला है वो कैसा है, कर्व्ड है। जो सेकंड है और जो थर्ड है वो क्या है, आपके प्लेन सरफेस होंगे, सर्कुलर टाइप के, गोल और प्लेन हो जाएगा, गोल होंगे और साथ में प्लेन होंगे आप लोगों का, ठीक हो गया। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों का, जैसे यहाँ पर है ना आपका, ये गोल है, ये होता गोल है, और होता कैसा है आपका, एकदम प्लेन आपका। तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब तीनों के तीनों पोर्शन में ना छोटे छोटे एलिमेंट ले लेते हैं। तो पी पॉइंट पर मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया।
इसका परपेंडिकुलर कहाँ को जाएगा, छोटा सा एरिया DA, इसका परपेंडिकुलर चले गया ऊपर को DA वेक्टर। एक छोटा सा पोर्शन मैंने यहाँ पर भी लिया, इसका परपेंडिकुलर बाहर को, तो ये हो गया यहाँ का DA वेक्टर। यहाँ पर भी छोटा सा पोर्शन ले लिया, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कहाँ को आ जाएगा, यहाँ परपेंडिकुलर बाहर को। ठीक हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें मैंने ले ली। अब इसके बाद आप लोग क्या कहेंगे ना, इसके बाद आप लोग अब फर्स्ट वाले सरफेस से जाने वाला फ्लक्स निकालेंगे, फिर सेकंड वाले से, फिर थर्ड वाले से। तो यहाँ पर से इसके बाद कहोगे आप लोग फ्लक्स पासेस फ्रॉम स्मॉल पोर्शन एट P। तो स्मॉल पोर्शन P से जाने वाला जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा आपके पास EDA cos 0। हमने फॉर्मूला देखा ना, E.DA या EDA cos 0। वैसे तो सिंपल होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और DA की डायरेक्शन सेम होती है तो सीधे मल्टीप्लाई करना पड़ता था। अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये देखिए ऊपर को है और DA भी ऊपर को है फर्स्ट वाले P पॉइंट पर। तो सीधे EDA cos 0 को, cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये सीधे ही कितना आ जाएगा आपका EDA। तो ये क्या है, छोटा सा फ्लक्स, स्मॉल फ्लक्स है आप लोगों का d∅1, पहले वाले सरफेस से जाने वाला स्मॉल फ्लक्स। अब टोटल फ्लक्स पासेस फ्रॉम फर्स्ट, टोटल फ्लक्स पासेस थ्रू फर्स्ट। तो पहले वाले पोर्शन से जाने वाला टोटल फ्लक्स ∅1 इज इक्वल टू, वो कितना हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा इंटीग्रेशन EDA। अब E बाहर आ गया, इंटीग्रेशन DA। अभी इंटीग्रेशन DA क्या बनेगा आपका, तो ये देखते हैं आपका। तो फर्स्ट वाले पोर्शन में अगर मैं ये छोटा छोटा पार्ट है जोड़ते रहूंगा तो ये क्या बनेगा, पूरा का पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये बनेगा आपका CSA ऑफ सिलेंडर। और वो होता कितना है CSA ऑफ सिलेंडर, वो होता है आपका 2πRL। तो ऊपर प्लेस कर दो तो ये बन जाएगा E इंटू 2πRL। तो ये आ गया आपका ∅1 की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर तक। तो ∅1 की वैल्यू आपने निकाल दी है E इंटू 2πRL, मतलब पहले जो कर्व्ड सरफेस एरिया था उससे जाने वाला टोटल फ्लक्स आ चुका है। अब इसके आगे आपका देखिए ∅2 एंड जो ∅3 होगा ना, ∅2 भी 0 होगा और ∅3 भी 0 होगा आपका। अब क्यों होगा ऐसा हम देखते हैं। देखो सेकंड पोर्शन और थर्ड पोर्शन में ना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए नीचे को जा रही है और DA जा रहा है ऊपर को, तो दोनों के बीच का एंगल 90 है। और हमने जो फ्लक्स का फॉर्मूला देखा था वो होता था EDA cos, उसके बीच में आ जाएगा 90। और cos 90 की वैल्यू अगर देखो cos 90 कितना होता है, 0 होता है ना, तो ओवरऑल 0। तो हम क्या कहेंगे ना यहाँ पर कि यहाँ इस वाले सरफेस से और इस वाले सरफेस से कोई भी फ्लक्स नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि E और DA इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या है इनके पोर्शन में, 90 है। तो यहाँ पर से आप लिख लोगे बिकॉज फॉर सेकेंड एंड थर्ड एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर and electric field is 90 degree, so flux will be 0 हो जाएगा। तो ∅2 ∅3, तो हमने देखो ∅1 भी निकाल दिया, ∅2 भी निकाल दिया, ∅3 भी निकाल दिया। अब क्या आएगा इसके बाद आके आपका टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा, टोटल फ्लक्स तो वो हो जाएगा ∅ इज इक्वल टू ∅1 प्लस ∅2 प्लस ∅3। तो ये बन जाएगा आपके पास E इंटू 2πRL। मेरे ख्याल से बस इतना ही बचेगा, प्लस 0 प्लस 0। तो ओवरऑल जो टोटल फ्लक्स बन जाएगा वो बन जाएगा E इंटू 2πRL। इक्वेशन नंबर 1-2 कह देता हूँ, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हमने टोटल फ्लक्स निकाल दिया। हमने क्या किया, स्टार्टिंग में हमने कहा था कि इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है और लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L, तो यहाँ से Q निकाल दिया था। उसके बाद हमने इस सिलेंड्रिकल पोर्शन कंस्ट्रक्ट किया था क्योंकि हमको P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। तो हमने एक सिलेंड्रिकल पोर्शन आपका गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट किया, उसको 3 पोर्शंस में डिवाइड किया, एक कर्व्ड सरफेस, दूसरा और तीसरा प्लेन है लेकिन सर्कुलर है देखने में, ठीक है। फिर पहले वाले सरफेस से जाने वाला छोटा फ्लक्स निकाला, उसके बाद टोटल फ्लक्स, फिर दूसरे और तीसरे से जाने वाला फ्लक्स निकाला तो वो सीधे 0 आ गया क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल 90 था। नेक्स्ट हमने क्या किया, टोटल फ्लक्स। अब जब टोटल फ्लक्स आ चुका है तो गॉस थ्योरम लगाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या बोलती थी, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम बोलती है कि कहीं से भी जाने वाला टोटल फ्लक्स, किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जाने वाला टोटल फ्लक्स वो कितना होता है, उसके अंदर जितना भी चार्ज होता है उसका एप्सिलॉन नॉट टाइम होता है।
इतना कहा था। और इस Q की वैल्यू ना हमने कहीं पर निकाली थी। इस Q की वैल्यू देखो हमने इक्वेशन 1 में पहले निकाल दी थी कि ये क्या कितनी होती है, लैम्डा एल। तो यहाँ पर से आ जाएगा आपके पास फाई इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन। तो Q की जगह लैम्डा एल हमने पुट कर दिया। कहाँ से पुट किया, इक्वेशन नंबर 1 से। अब इसको कहता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 2 और 3 को अगर आप देखोगे तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम है, यहाँ भी फाई है, यहाँ भी फाई है, यहाँ भी टोटल फ्लक्स है, यहाँ भी टोटल फ्लक्स फाई है आपका। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, तो इक्वेशन 2 और 3 से राइट हैंड साइड सेम करो तो ये हो जाएगा ए इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हो जाएगा इतना। एल से एल कैंसिल आउट होगा तो यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा, ई इज इक्वल टू 2 पाई आर को इस साइड भेज दो तो ये बन जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर एप्सिलॉन। ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो हमने देख लिया, देखो अगर हमारे पास इनफाइनाइट लॉन्ग वायर होता है तो उसके अगल बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, इतना हो गया। कोई एक खाली अगर एक सिंगल पॉइंट होता है तो उसके बगल में फॉर्मूला होता है ये वाला 1/4 Q अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन अगर तार के फॉर्म में है, पूरे तार में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कुछ ये होता है आपका। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आ रखा है कि अगर कोई तार है उसमें चार्ज है आपका, तो फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू, कितना आया था हमारा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। तो ये कुछ फॉर्मूला आ रखा है आपका। तो इसके बाद हम देखते हैं इस फॉर्मूले के बारे में कुछ चीज़ें। तो इस फॉर्मूले को ना हम दूसरे ऐसा भी लिख लेते हैं आपको। तो अगर कभी ऐसा लिखा हुआ आए तो दिक्कत कोई वो नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूजन, 2 लैम्डा बाई आर। तो ऐसा भी लिखा जाता है आपका, क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिकल्स में ये वाला फॉर्मूले से, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता होती है ना, तो ऐसा एक्सप्रेशन वहाँ पर लिखा जाता है आपका कि ताकि सॉल्यूशन पार्ट थोड़ा सा सिंपल बने आपका। अब साथ ही साथ में ना इस फॉर्मूले में एक चीज़ दिखाई दे रही है, देखो लैम्डा क्या था, लैम्डा एक डेंसिटी थी और डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। 2 कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन 0 भी एक कांस्टेंट होता है आपका। तो बचा आपका आर। आर आपका चेंज हो सकता है। देखो आर कैसे चेंज हो सकता है, हमने जो ये डिस्टेंस थी ना, ये थी आर आपका, रेडियस थी आर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस आर। अब ये डिस्टेंस चेंज हो सकती है, क्या पता कभी जो ये पॉइंट हो वो इधर पर ना आके इधर पर बनता, तो हम जो सिलेंड्रिकल सरफेस बनाते हैं वो थोड़ा बड़ा बनाते हैं ऐसे करके। वैसे ही अब आर बढ़ गया, इससे ज़्यादा भी हो सकता था, आर ऊपर और ऊपर जा सकता था आपका आर। तो यहाँ पर ओवरऑल फॉर्मूले में क्या चेंज हो सकता है आपका, आर। और आर के चेंज होने से ई भी चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर से दोनों के बीच में रिलेशन कुछ ऐसी है, ई इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। उल्टा है ना आपका, नीचे गया है आर। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। तो जब आप ग्राफ बनाओगे ना इसका, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच का ग्राफ। तो क्या होगा, जब आर ज़्यादा होगा, जब आर कम होगा तो ये ज़्यादा होगा, जब ये कम होगा तो वो ज़्यादा। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, ये थोड़ा सा कर्व्ड बनेगा, अंदर को बनता है ऐसे। ठीक है, एकदम सीधा मत बना देना, अंदर को कर्व्ड आपका। तो ये कुछ है आपका इन दोनों के बीच का ग्राफ। और ये भी याद रखना आपका कि जैसे जैसे आप दूर को जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर को जाते जाते कम होगा आपका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। ठीक है।